तो आप देख रहे हैं लगातार हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज जो पर्चा भरा वाराणसी में, उसके बाद जो समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया, चर्चा आम इस बात को लेकर है कि क्या इससे 117 सीटों पर हुए मतदान पर असर पड़ा होगा, क्या यह शक्ति प्रदर्शन या विजय रथ की तरह इसे देखा जा सकता है, या फिर इसे एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाए। चर्चा इसी पर हो रही है। हमारे साथ इस वक्त सौरभ भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से, मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से, प्रभात झा जी बीजेपी से, उर्मिलेश जी, एनके सिंह साहब और कुर्बान अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी चर्चा चल रही है इस पर। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए आपको दिखाएं कि जब नरेंद्र मोदी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं थे, बख्शने को तैयार नहीं थे। तीखे व्यंग्यबाण उनके सबसे पहले सुनिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज उनके लिए एक चुनौती बनने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मैं जानना चाहती हूं, लोकायुक्त बनाने में गुजरात सरकार को 10 साल क्यों लगे? क्या यह वजह तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है? जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोग नहीं कर पाए, वो एक व्यक्ति कर पाएगा। वो एक महिला नहीं कर पाई, तो हिंदुस्तान का युवा नहीं कर पाया। एक व्यक्ति है, वो हिंदुस्तान को बदल देगा। देखिए कैसा घमंड है। व्यंग्यबाण आपने देखे, तो अब आप ये भी देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने आप को चुनौती के स्वरूप नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। मोदी को हराने की हसरत दिल में लिए अरविंद केजरीवाल भी बनारस में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव में केजरीवाल मोदी को कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नामांकन दाखिल करने के मामले में केजरीवाल ने मोदी पर एक दिन की बढ़त जरूर हासिल कर ली है। चुनावी समर में असली लड़ाई नामांकन के बाद शुरू होती है, ये बात केजरीवाल भी अच्छी तरह जानते हैं। आंदोलनकारी से नेता बने केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद को ठुकराने के लिए अपनी अनुभवहीनता को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन बीते 4 महीनों में वो खासा अनुभव हासिल कर चुके हैं और ये अनुभव अब उनकी टोपी के जरिए भी दिखाई देता है, जिस पर अब उर्दू में भी आम आदमी होने की घोषणा की जा रही है। मोदी के नामांकन जुलूस में जनसैलाब था, तो रोड शो में केजरीवाल ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। मोदी की राह मुश्किल करने के लिए केजरीवाल मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल बुनकरों से मुलाकात कर रहे हैं, गंगा के प्रदूषण पर चिंता जता रहे हैं, साथ ही आम आदमी की दुखती रग बन चुके महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठा रहे हैं। काशी आने के पहले मैंने सुना तो था कि काशी की सारी सड़कें टूटी हुई है, लेकिन उन सड़कों पे चलने के बाद पता चला कि काशी के लोगों का दर्द क्या है और काशी की सड़कें कितनी टूटी हुई है। काशी के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल खुद को फकीर बता रहे हैं, लेकिन इस कथित फकीर को ये अच्छी तरह मालूम है कि बनारस उन्हें क्या कुछ दे सकता है। वाराणसी में केजरीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है। मोदी के खिलाफ जीत मिली तो वो भारतीय सियासत का एक नया इतिहास बनाएंगे और अगर हारे तो शहीद कहलाएंगे। टीम न्यूज नेशन। अब यहां पर या तो विजय की लड़ाई है या फिर शहादत की, चाहे जो कुछ भी हो, लड़ाई तो बहुत ही दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। धीरेन्द्र, आपके साथ जो बुनकर समाज के लोग मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी भावनाएं क्या हैं? बाहर के उम्मीदवार हैं, ऐसा बहुत चर्चित है वाराणसी में। अरविंद केजरीवाल को लेकर आप क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ठीक है, ईमानदार हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वो भी एनजीओ चलाते हैं। जब ये हुआ कि साहब लोकपाल बिल बने तो उन्होंने एनजीओ को उसमें शामिल करने से ऑब्जेक्शन किया था। ये उनके पक्ष में नहीं जाता, लेकिन ईमानदार है, इसकी छवि आम लोगों में है। ये ईमानदारी उनकी। मैं आप बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जहां तक रही बात रही, तो अरविंद केजरीवाल कितने ईमानदार हैं ये तो दिल्ली की जनता ने जवाब उनको दे दिया और उन्होंने समर्थन वापस ले भी लिया। और रही बात, हम सिर्फ बनारस की जनता की बात करते हैं, हम मुसलमान की बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं। हम यहाँ पे एक ऐसे साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति चाहते हैं जिसका कोई ना आपराधिक इतिहास हो, ना कोई उसके साथ के खिलाफ हो। हम लड़के जाते हैं और हम चाहते हैं हमारे अपने बीच का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो कोई हमारे प्रत्याशी हो।
बिल्कुल। केजरीवाल को लेकर ये जरूर है कि थोड़ा सा उन लोगों को उसकी ईमानदारी उनके उस पर वो अपील कर रहा है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वो एकदम ये इनका अभी बात कराइएगा भाई। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। उन्मुक्त, आपके साथ जो गुजरात समाज के लोग वहां पर मौजूद हैं, जो गुजरात मूल के लोग हैं जो वहां पर हैं, अरविंद केजरीवाल को अच्छी नजर से देख रहे हैं या उनके लिए मोदी के अलावा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक ये जो यहाँ गुजराती समाज है पूरा जो वाराणसी में जहां बसा हुआ है चौखंबा में, तो इनका अपना एक जुड़ाव तो है ही मोदी के साथ में, इसमें कोई शक नहीं है। अब केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं। केजरीवाल और मोदी में क्या फर्क आपको दिखता है? केजरीवाल सिर्फ बकवास और सिर्फ बकवास करते हैं। मोदी जी को हम लोगों ने 15 साल से गुजरात में काम करते हुए देख लिया और वो सिर्फ विकास और विकास की बात करते हैं। केजरीवाल जी को 49 दिन की सरकार मिली और वो गद्दी छोड़ के भाग गए। अभी हमारी कंपनी गार्डन में उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे पूछा भैया आपने गद्दी क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने क्या कहा कि हम 49 दिन में बहुत काम किया। एक हमारे भाई का 50,000 रुपए का बिल था, उसको उन्होंने 1.5 लाख रुपया करवा के माफ भी नहीं कराया और बेचारा वो बेमौत मारा गया। और केजरीवाल जी सिर्फ बकवास करते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, एक बेकार के आदमी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुणवंत जी। भावनाएं बहुत ज्यादा प्रकट होती दिखाई दी हैं। सौरभ जी, आपकी पार्टी के लिए हो सकता है कि चीजें बहुत अच्छी हो वहां पर, लेकिन भावनाएं बड़ी उत्तेजित रहती हैं भाई। जी देखिए, अब इसी भावनाओं को आप इसका थोड़ा इसके अंदर जाके देखिए कि एक बुनकर समाज का आदमी है जो हमारी तरफ समर्थन नहीं है उसका हमारा, बट हाँ वो कह रहा है कि हाँ ये ईमानदार आदमी है, हाँ इनके अंदर एक कमियां हैं कुछ भी। एक दूसरा समाज का आदमी है जो अच्छा प्रतिष्ठित है, अच्छा पैसा है उसके पास, और उसकी भाषा शैली देखिए, उसका एग्रेशन देखिए। ये एग्रेशन है जिससे हमें बहुत ज्यादा इसके खिलाफ हमें रोष है कि ये एग्रेशन क्यों है। अगर आप जीत रहे हैं तो आप आराम से जीत लीजिए भाई। आप सोमनाथ भारती की पिटाई करते हैं, आप कहीं पे किसी के ऊपर शाही डालते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक जीतने वाले को शोभा नहीं देती। और ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई बौखलाहट है, हारने की या डर की या इनसिक्योरिटी है। बिल्कुल प्रभात जी, ये बात तो है। आप जितने टीकाकार हैं उनसे बात कर लीजिए, हर कोई ये कहता जरूर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं में एक एरोगेंस है, एक अग्रेशन है। ये आक्रामकता क्यों? ये आक्रामकता नहीं है, ये उत्साह है। और जिन्हें ये आक्रामकता लगता है वे डरे हुए हैं। वे सोचे कि शीला दीक्षित को जैसे गए थे पछाड़ने, वैसे ही नरेंद्र मोदी को जाएंगे। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बनारस में मोक्षधाम स्थान है, वहां पूरी तरह से मुक्तिधाम है वो, और इसलिए राजनीतिक मुक्ति मिलेगी ये मैं मानकर चलता हूं। और इसके लिए किसी को भी दोष देना, ये स्वयं के आकलन करना चाहिए कि आप क्यों गए वहां पर। जितनी बड़ी चादर हो उतना बड़ा पांव फैलाना चाहिए। दिक्कत यह है भारत में जरा सी वाहवाही मिली नहीं कि लूट मचाने लगते हैं लोग। उनको लगा कि 21 अक्टूबर 1951 में पैदा हुई भारतीय जनसंघ और कांग्रेस से टक्कर ले लेंगे। ऐसे नहीं होता है। हम लोग अभी राजनीतिक दल ढंग से चला नहीं पाते, वर्षों की पार्टी है, ये कहां चला पाएंगे। इसलिए इनकी खिसियाहट वाजिब है। अब जो कुछ भी इनके साथ हो रहा हो वो जनता जाने, और ये जाने स्याही जनता फेंकती है, पिटाई जनता करती है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इससे पहले कि उंगली जी आप टिप्पणी करें, मीम साहब आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी। देखिए, मेरी मुस्कुराहट ये है जी कि चाहे केजरीवाल जी हो या मोदी जी हो जी, उनको वाराणसी में रहना नहीं है। और ये सब वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने के बाद यहां दोबारा नजर भी नहीं आने वाले हैं जी। और मोदी जी तो आज ही नजर नहीं आ रहे शाम में वहां पर, और मेरा ख्याल है 12 तारीख से पहले वो आएंगे भी नहीं अब दोबारा। और गंगा को उन्होंने मां कहा जी। मैंने किसी टीवी चैनल पर 8 घंटे की पूरी कवरेज देखी जी। मैंने ये नहीं देखा कि मोदी जी गए हों, गंगा को छुआ हो, उन्होंने कुछ पानी वहां पर अपने हाथ में अपने चेहरे पर डाला हो। मेरे ख्याल में मुकद्दस। तो अरविंद जी ने गंगा में स्नान किया था, तो आप सगुन उसकी निंदा की थी। ये क्या है भैया, एक तरफ तो आप हमने बिल्कुल निंदा नहीं की, निंदा नहीं। ये तो देखिए, ये तो मैं नहीं कर सकता जी, मैं कभी नहीं कर सकता। मैं ये बात कह रहा हूं, हालांकि मुझे ये कहने का हक नहीं है जी,
लेकिन जिस तरह शब्दों से खेलने का काम मोदी जी ने किया है आज, जी ऐसे शब्द हमने बहुत सारे लीडरों के सुने हैं जी, और जो जहां जाता है वैसी बातें करता है, कोई खास बात नहीं है इसकी जी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज का शो मैनेज था, और आज मीडिया पर एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है। आप लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत ये बात कहने की इसलिए हुई कि एनके सिंह जी ने इसकी थोड़ी सी शुरुआत की है कि मीडिया को ये देखना चाहिए कि क्या उसकी नजर में 117 सीटों की कवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या एक आदमी का नामांकन पत्र कि 8 घंटे तक लगातार कैमरे हटे नहीं वहां से। मीम साहब, इसमें कोई शक नहीं, ये बुनियादी सवाल है जो मैं मीडिया से कर रहा हूं जी। मैं एक और मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। मीम साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आत्मंथन न सिर्फ हो रहा है बल्कि कम से कम चर्चा का विषय है, और कम से कम हमारे चैनल पर तो ये लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी, मैंने शुरुआत की थी इसकी। नहीं 5 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ आज चैनल पर। मीम अफजल साहब, आप हमारे अच्छे मित्र हैं। आपको मैं बताऊं कि न्यूज नेशन पर हम लोग सुबह बैठे थे और भाई कुर्बान अली भी उस वक्त थे। सुबह 7 बजे से मैंने मॉर्निंग में न्यूज नेशन पर यह बात कही थी कि देश के 117 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, और आश्चर्यजनक यह है कि 117 सीटों पर दमदार प्रत्याशी हैं। कई जगहों पर हम उनके बारे में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं भारत के बड़े टेलीविजन चैनलों पर। ये बात हम लोगों ने सवेरे उठाई थी जी। सिंह साहब, मीम साहब, एक चीज हम भी कहना चाहते हैं, चूंकि आपने हमारा जिक्र किया। मीडिया में तो हम सेल्फ करेक्टिव मेजर्स लेते रहते हैं, पर आपको किसने मना किया था कि आप ये मेगा इवेंट ना करें, आप रोड शो ना करें? जो तमाम चीजें मोदी कर रहे हैं और मासेस को कन्विंस कर रहे हैं, ये तो आपके लिए भी था, ये तो उपलब्ध था आपके लिए। आपने अगर नहीं किया, आपने अपनी उपलब्धियां नहीं बताई, करप्शन को लेकर कांग्रेस से नाराजगी रही, तो ये तो आपकी गलती है। एक एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में ये आपका फर्ज था कि आप मासेस के पास जाएं, तो आप नहीं कर पाए। अगर बीजेपी ने उस शून्यता को भरा है तो गलती कहां है? एनके सिंह जी, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, लेकिन आपके जवाब में सिर्फ एक मिसरा पढ़ देता हूं, काफी है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी जी। आज निकली थी, आपके प्रवक्ता सलमान सोज ने कहा था कि वो मोदी साहब के पास में अमेरिकन पीआर एजेंसी है, तो हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास तो जापानी पीआर एजेंसी है, फिर वो क्या कुछ पीछे रह गई क्या? अब कुर्बान अली साहब मत खुलवाइए मीडिया। हम लोग तो कई इल्जाम पहले लगा रहे हैं, आज दोहराना नहीं चाहता हूं। नहीं देखिए, 10,000 करोड़ रुपया ये तो वाइल्ड एलिगेशन है, एक आदमी को चमकाने के लिए खर्च किया गया है। मीम साहब, मीम साहब, आप हिसाब लोगे कहां जाओगे? क्या लग रहा है? दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। निर्वाचन क्या लग रहा है? आपके निर्वाचन आयोग